माफ कीजिएगा, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को इंडिया के फेवर में तो कभी मान ही नहीं सकता। हाँ, आपके यहाँ गवर्नमेंट आपके लोगों के द्वारा चुनी गई हो और इस इशू पर चुनी गई हो, उस इशू पर इलेक्टेड हो, जो ये कह रहा हो कि देखो हमने चूज किया है अपनी गवर्नमेंट को जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करेगी। अभी क्या है, आदमी कोई भी गवर्नमेंट आती है लूट के लंदन के अंदर और दुबई के अंदर अपना प्रॉपर्टीज बनाती है। तो मैं तो समझता हूं कि आज जहां पाकिस्तान खड़ा है हालात वाकई में बड़े खराब हैं और एक वेल विशर होने के नाते मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात यहां से बेहतरी की तरफ जाएं। हिंदुस्तान से जो मामलात हैं, बॉर्डर पे जो भी कशीदगी है कश्मीर को लेके, उसमें भी कुछ नरमी आए। 2021 का जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट है, बाय एंड लार्ज अभी तक वो कायम कायम है। 79 के बाद अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की फिलॉसफी वही रही है, अमेरिका की गोद में बैठा रहा, डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते रहे, हथियार उधार के मिलते रहे और पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोज करता रहा। अब वो स्ट्रेंथ जो है, अगर इसी को अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें यहां पर भी नजर आती है, इसी स्ट्रेंथ को अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो हमें यहां पर भी यही स्ट्रेंथ नजर आती है आपकी कि वो ताकत किसकी अगेंस्ट है, वो इंडिया के अगेंस्ट है। पाकिस्तान के ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म किया जाए इनके पास्ट को लेके, वो हमें ही करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठेंगी और उठ रही हैं, बड़े अरसे दराज से उठ रही हैं। लोग अब खुद कहते हैं कि ये हमने क्या किया, किसी का जहाद, किसी का लेना, किसी का देना, हमने अपने बच्चों के हाथ में बंदूकें क्यों हमने थमाई। ये जो है मुजफ्फर साहब जैसे लोग बता देंगे। आज आप मुजफ्फर साहब जैसे लोगों के पास जाएं और कहें चंद पैसे लो भाई, तुम्हें कश्मीर जिहाद पे भेजते हैं, तो शायद आपको पूरे गांव के गांव में से एक बंदा नहीं मिलेगा। ये तो मैं अपना इंसान को वही बात करनी चाहिए जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी हो, महसूस की हो। सुनी सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, यहां पर मुझे सपोर्ट करने के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पर लोग खड़े हुए नजर आए। वो इंडिया में भी नजर आते हैं, चाहे याकूब मेमन का जनाजा हो जाए, चाहे बुरहान वानी का जनाजा हो जाए, चाहे किसी में भी। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ तो कोई खड़ा नहीं होता। एक सवाल चले इसी में, आपने कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में नहीं खड़ा होता, याकूब मेमन से लेके बुरहान वानी के साथ खड़े पाते हैं ज्यादातर। आपका इशारा क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ है? सर मैं बिल्कुल उन्हीं की तरफ है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद सहारन जी और हरी मोहन सर। दोनों ही किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। मुजफ्फर भाई थैंक यू, आज आपने बुलाया। जी थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब। थैंक यू सर। आज हम पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं और अक्सर जब हम इंडियन कोई तजिया निगार है उनसे हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान अगर स्ट्रांग हुआ या होता तो उसका नुकसान भारत को होना था। भारत के अंदर जो दरअंदाजी है या जो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कुछ, जैसे कि कश्मीर के अंदर हालात ख़राब होते हैं, उसका ज़िम्मेदार वो फिर पाकिस्तान को ठहराते हैं। कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान की कुछ इकोनॉमिक जो सिचुएशन बेहतर होती तो इसमें और ज़्यादा जो है वो तेज़ी आनी थी। तो हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि अगर पाकिस्तान की कल को कुछ सिचुएशन बेहतर होती है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो उसका भारत को क्या कोई नुकसान हो सकता है या भारत को एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं हरी मोहन सर की तरफ बढ़ता हूँ। जी सर, आपके क्या ख्यालात हैं कि अगर पाकिस्तान कल को एक बेहतर पोजीशन में होता है, एक मजबूत पाकिस्तान होता है, तो उसके असरात आप भारत के ऊपर कैसे देखते हैं? मुजफ्फर भाई थैंक यू। पहले मैं आपके इस क्वेश्चन को जो मुझे समझ में आया उसके 3 पार्ट्स मुझे दिखाई दिए। अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशंस बेटर होती, दूसरा कश्मीर के मामले में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा ब्लेम करता, तीसरा पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती। मैं इन 3 के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं पहले इंडिया की जो बेसिक फिलॉसफी है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स उसकी अगर बात करूं तो हमारी लाइफ में भी और कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी
जो बॉटम लाइन है, जिसके बेस पर या फाउंडेशन स्टोन है जिसके बेस पर हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड हम लोग करते हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः मीन्स पूरी दुनिया जो है सबको सुख हो, सभी को सुख हो, सब अच्छे रहें, खुश रहें। अब यहां पर पाकिस्तान भी है, यहां चाइना भी है। इन दो को अगर हम एक बार को साइड में रखें तो चाहे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, इवन अगर हम साउथ ईस्ट एशिया या के कंट्रीज को भी देखें या जहां भी हम गए हैं, वो हम लोग एक बिहेव इस तरीके से ही रखते हैं कि भाई आप खुश रहें। चाहे हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें, कहीं पर भी कि आप खुश रहेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक फिलॉसफी यही है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के मामले। स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इंडिया के लिए एक चैलेंज होगा या एक थ्रेट होगा या फिर एक फ्रेंड की तरह। देखिए, स्ट्रॉन्ग की पार्ट में दो पार्ट्स में देखता हूं। पहला, अगर जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे कि भाई नमक रोटी खाएंगे या घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, और वो फिलॉसफी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होने की है तो माफ कीजिए, इंडिया का भी उसको पसंद नहीं करेगा कि भाई आप एटम बम बना रहे हैं और आपको लगता है कि एटम बम बनाकर आप स्ट्रांग हो गए हैं। उधार के पैसे, उधार के हथियार, उधार के ताकत और दूसरे की गोद में बैठ के इंडिया के इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट काम करके, जैसा कि 1979 के बाद अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की फिलॉसफी वही रही है, अमेरिका की गोद में बैठा रहा, डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते रहे, हथियार उधार के मिलते रहे, और पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोज करता रहा। अब वो स्ट्रेंथ जो है, अगर इसी को अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें यहां पर भी नजर आती है, इसी स्ट्रेंथ को अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो हमें यहां पर भी यही स्ट्रेंथ नजर आती है आपकी, कि वो ताकत किसकी अगेंस्ट है, वो इंडिया के अगेंस्ट है, किस तरफ आप उसे यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर मिलिट्री माइट की फॉर्म में अगर आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दोनों कंट्रीज आगे बढ़ते हैं, इंडिया और चाइना। लेकिन आपके यहां वो मिलिट्री माइट को हम नहीं देख पा रहे, हम उधर देख पा रहे हैं कि वो मिलिट्री माइट प्रॉक्सी वॉर कर रही है और उन फॉल्ट लाइंस के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है जो कि कंट्री को सेपरेटिज्म की तरफ बढ़ा रही है। अब मेरा इशू यहां यही है, हमें इस चीज को समझना होगा। मेरा क्लियर इशू यहां पर यही रहता है किसी भी कंट्री के लिए कि भाई अल्टीमेटली अगर आप मेरी जड़ें खोदने, दुश्मन सामने का हो, दुश्मन अगर जड़ें खोद रहा है, दुश्मन इस लेवल पर जा रहा है जो कि बिल्कुल ही मुझे खत्म करने पर तुला हुआ है, फिर तो समझ लीजिए मैं उसको तो कभी स्ट्रॉन्ग की फॉर्म में देख ही नहीं सकता। हाँ, पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ करे अपने दम, अपने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाए। उधार के आईएमएफ के पैसों के ऊपर आप अगर चले जाते हैं और आईएमएफ जो है वो लोन आपकी बाजुएं मरोड़ के दे रहा है और उसके बाद अपनी टर्म्स कंडीशंस पूरी करवा रहा है और इंडिया के इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट जो है वो काम करवा रहा है, तो माफ कीजिएगा, मैं ऐसे पाकिस्तान को ताकतवर नहीं देख सकता। पाकिस्तान अपने दम पे तरक्की करे ना, इंडिया से ट्रेड करे, अपने यहां से ट्रेड करे, पाकिस्तान का सामान बांग्लादेश जाए, इंडिया का सामान अफगानिस्तान जाए, ट्रेड की बात करेगा और वहां कॉमन मैन टू कॉमन मैन ट्रेड होगा, वो अच्छा है। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब फिर वही वाली बात है, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रूट से जुड़ी हुई हो, इम्पोज्ड ना हो। आज के दिन भी अगर आप देखते हैं तो आपके यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इम्पोज्ड है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम, जिसके अंदर लोगों को हाईजैक करके या लोगों को पोच करके या कैसे भी करके स्टैब्लिश किया जाता है, और आपका जो डीप स्टेट है, जिसे हम आर्मी या जो भी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो वहां पर इंडिया के अगेंस्ट मामले को, उन पॉलिटिकल सिस्टम को यूज करने की कोशिश कर रहा है, और जो प्रो इंडिया जरा सी बात करते हैं उसे जेल में डाल देता है। तो माफ कीजिएगा, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को इंडिया के फेवर में तो कभी मान ही नहीं सकता। हाँ, आपके यहां गवर्नमेंट आपके लोगों के द्वारा चुनी गई हो और इस इशू पर चुनी गई हो, उस इशू पर इलेक्टेड हो, जो ये कह रहा हो कि देखो हमने चूज किया है अपनी गवर्नमेंट को जो हमारे बेनिफिट के लिए काम करे। अभी क्या है, आदमी कोई भी गवर्नमेंट आती है लूट के लंदन के अंदर और दुबई के अंदर अपना प्रॉपर्टीज बनाती है, लंदन और न्यूयॉर्क के गाइडेंस के अकॉर्डिंग इंडिया के अगेंस्ट काम करती है। और रही बात कश्मीर इशू, देखिए जब पाकिस्तान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में था और इंडिया उस टाइम पर सबसे वीक पॉइंट पर,
मैं मानता हूं 1989 से लेकर 95 तक पाकिस्तान के पास वो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी आज तक, जिसके अंदर पाकिस्तान कुछ कर सकता था कश्मीर इशू में, नहीं कर पाया। अब मुझे नहीं लगता कि आगे अगर स्ट्रांग पाकिस्तान कितना भी बन जाएगा तो ऐसा कुछ कर पाएगा। हाँ, अगर स्ट्रांग होगा और समझदार होगा तो कश्मीर को पॉसिबली वो एक पॉजिटिव मैनर में सेटल करने की कोशिश करेगा कि भाई तू अपने वाला रख ले, मैं अपने वाला। और एक बात मेरा ऐसा मानना है मुजफ्फर जी कि अगर पाकिस्तान जेन्युइनली पाकिस्तान के बारे में सोचे तो वो सबसे पहले कश्मीर इशू को ड्रॉप करेगा। स्ट्रांग पाकिस्तान के मामले में तो मैं यही कहना चाहूंगा। जी जी, थैंक यू। जी अरविंद सहारण सर, आप की क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो क्या भारत को नुकसान पहुंचाएगा या उसका फायदा भारत को भी पहुंचेगा? कि एक अच्छा हमसाया अगर एक कहते हैं ना कि हमसाया अगर आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कभी ज़रूरत के वक्त काम ही आ जाता है। हमसाये तब्दील नहीं होते, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान और भारत हमेशा हमसाये ही रहेंगे। तो अच्छे ताल्लुकात के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका हमसाया अगर स्ट्रांग होगा तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा अल्टीमेटली। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुज़फ़्फ़र साहब। मैं जो आपका सवाल समझा हूँ वो ये है कि एक सियासी और मुआशी तौर पे मज़बूत और मुस्तहक पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है, या फिर एक कमज़ोर टूटा हुआ पाकिस्तान जिसके अंदर ना ही तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो इंडिया के मफ़ाद में है। ये मैंने आपका सवाल जी, समझा है। जी, बिल्कुल। जी, जैसे जी। कि अभी हमारी सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की, ऐसा ही जी। रहे या बेहतर हो जाए? मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसा है वैसा रहे। मेरी सोच ये कहती है कि आपका हमसाया अगर सियासी तौर पे और मुआशी तौर पे अगर वो मज़बूत हो, तो उसका जो फ़ायदा है वो ना सिर्फ़ उस मुल्क के अवाम को होता है, बल्कि उस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी, उसकी जो ट्रेड है, उसके फ़ॉरेन रिलेशंस आस-पास के जो तमाम ममालिक हैं खित्ते में, सब तक उसके जो असरात हैं, अच्छे असरात, वो सारे वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होगा अगर एक एक इकोनॉमिक तौर पे एक जो है आप एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान देखने को मिलेगा। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि आज का जो पाकिस्तान है वो यहाँ से हालात जो हैं ख़राब हों और मज़ीद आपके लिए। मैं तो चाहूँगा कि कोई बेहतरी आए। बात बड़ी सीधी-सी है, इसको ज़्यादा अगर मेरे ख़्याल से डेप्थ में ना जाते हुए अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी एक ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ मेरा घर हो और मेरे घर के आस-पास वाले जो घर हैं, अगर उनकी हालत खस्ता है, उनके यहाँ पे गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी से लोग परेशान हैं मेरे अपने मोहल्ले में, तो क्या मैं खुश होऊँगा वो हालात देख के या मुझे उस बात की कोफ्त होगी? तो इसमें तो कोई इट्स अ नो ब्रेनर, इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि आप चाहेंगे कि आपके हमसाये में, आपके पड़ोस में लोग जो हैं सबके पास नौकरियाँ हों, सबके पास एक अच्छी ज़िंदगी हो। तो वही मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में भी चाहूँगा। भाई अगर बेरोज़गारी होगी, गुर्बत होगी, तो क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा तो मुझे भी डर होगा कि कहीं न कहीं मेरे घर में कोई रात को डाका ना डाल दे, ठीक है? तो आप इस छोटी-सी इस मिसाल को आप मुल्कों तक ले जाएँ। तो मैं तो समझता हूँ कि आज जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, हालात वाक़ई में बड़े ख़राब हैं और एक अच्छे एक वेल विशर होने के नाते मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के हालात यहाँ से बेहतरी की तरफ जाएँ। हिंदुस्तान से जो मामलात हैं, बॉर्डर पे जो भी कशीदगी है, कश्मीर को लेके, उसमें भी कुछ नरमी आए। 2021 का जो हमारा सीज़ फायर एग्रीमेंट है, बाय एंड लार्ज अभी तक वो कायम-ओ-तायम है। ठीक है, कभी-कभार कोई इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं टेररिज़्म रिलेटेड, मगर जहाँ तक दोनों तरफ की फ़ौजों का ताल्लुक है, तो उन्होंने उसको जितना हो सके अभी तक रिस्ट्रेंट ही शो किया है, जो कि एक खुशाइन बात है, जिसका जितना हम जो है ज़िक्र यहाँ पे करें प्रोग्राम में उतना कम होगा। देखें ये सब हुआ एक ऐसे माहौल के बाद में जब 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस इतने ख़राब हो गए कि हमने अपने यहाँ से जो डिप्लोमैट्स को ही फ़ारिग कर दिया, एम्बेसडर को, और उसके बाद
आज जहाँ पे खड़े हैं तो देख लें 5 साल में हम कहाँ तक आ गए हैं कि एक फूटी आंख नहीं सुहाते हम एक दूसरे को। मल्टीलैटरल फोरम्स पे मिलते हैं, मैं तो नहीं समझता कि पता नहीं क्या वहाँ पे कोऑपरेशन की बात होती होगी, जब जी, आपके बायलैटरल रिलेशंस ही अच्छे नहीं हैं। हुँ, तो अगर आपकी बात को मैं कम से कम अल्फाज में अगर इस बात को सम अप करूँ, तो हाँ, एक सोच है हिंदुस्तान के अंदर इस वक़्त डेवलप हो रही है कि ये कमज़ोर पाकिस्तान हर लिहाज से हमारे इंटरेस्ट में है। मैं तो नहीं समझता एक एक मज़बूत पाकिस्तान होगा जहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा साहब। हुँ। तो बाकी सर हरिमोहन साहब जो बता सकते हैं जो ज़्यादा। जो जैसे हरिमोहन सर ने भी बोला और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की सिचुएशन जब भी बेहतर होती है तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से कि आपने हमसायों की मिसाल दी कि हमसाया अगर गरीब हो तो वो उसका नुकसान होता है। अगर हमसाये के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो उसका भी तो नुकसान होता है कि अगर हमसाया आपका कुछ ऐसी तबीयत का है कि जिसको ज़्यादा पैसे अगर उसकी जेब में आ जाएँ या उसके घर में आ जाएँ, तो वो आपके दरवाज़े पे आके जो शराब पी के धमकियाँ भी देता है और ऐसे भी होता है। तो इस तरह अगर का इल्ज़ाम भी लगता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की जब इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है या अंदर से कुछ मज़बूत होता है, तो वो कुछ इस तरह भी दरअंदाज़ी के इल्ज़ामात लगते हैं पाकिस्तान। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मुझसे पूछ रहे हैं जी? जी, जी, जी। अच्छा। जी, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अब इस बात पे लेके कंसेंसस है। ज़्यादातर लोग और हमारी जो रूलिंग रूलिंग क्लास है, वो ये समझती है कि पाकिस्तान हमारे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता और अगर कोई ज़रूरत पड़ी, तो हम इनसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे या बॉर्डर पे निपट लेंगे। हुँ, तो आज देखें ना आप ये तो एक रियलिटी है, आपको जनरल बाजवा की वो बात याद होगी कि जी हम जंग लड़ने के जो हैं हालात में हैं नहीं इस वक़्त, जी। हमारे टैंकों में तेल नहीं है। तो फिर रही बात कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी है, बड़ा मुल्क है रक़बे के लिहाज से, फिर हमारी मईशत बहुत बड़ी है, तो जंग तो खेल ही आखिर मईशत का है। जिसकी बंदूक में गोलियाँ ख़त्म नहीं होती, जंग वही जीतता है आखिर में जाके। तो ये तो पता है सबको कि पाकिस्तान कितने दिनों तक अगर कोई जंग हो तो सस्टेन कर सकता है इन कंपैरिजन टू से इंडिया। एक कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूं मैं, जी। इसमें न्यूक्लियर डायमेंशन नहीं है। जस्ट इन केस अगर कोई कोई ये सोच रहा हो तो। और न्यूक्लियर जंग की इस दुनिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश बची है। जैसे इस दुनिया ने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, तो ये दुनिया आपको नहीं जाने देगी उस तरफ तो। ठीक है जी। फिर ये है कि पाकिस्तान अगर कब पाकिस्तान ने जो भी एडवेंचर्स किए हैं, मिस एडवेंचर्स किए हैं कश्मीर के अंदर, ये एक ऐसे वक्त में किए हैं जब इंटरनेशनल ओपिनियन हिंदुस्तान के काफी हद तक खिलाफ था। वो दौर और था, हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड किस्म की इकोनॉमी थी। हमारे यहाँ पे कोई जो है एक इतनी बड़ी जो दुनिया से हमारी तिजारत है वो नहीं होती थी। एक सोशलिस्ट हिंदुस्तान था। आज का हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को वेस्ट के, यूरोप के बड़े करीब पाता है। हमारे ज़्यादातर मुल्कों के साथ में अच्छे बायलैटरल हमारे ताल्लुकात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी किस्म से, किसी भी एंगल पे जो है इस मामले में कम से कम खौफज़दा होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेके। जो कर लिया वो कर लिया, अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर ये भी है कि हमें ना पाकिस्तान के को लेके हमारे यहाँ पे जो ओपिनियन है हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, वो बड़ा एक वन साइडेड किस्म का ओपिनियन बनाया जाता है। आप हमारे नेशनल मीडिया को देखें, हमारे हुक्मरानों के जो बयान आते हैं उनको देखें। सच्ची बात तो ये है कि हम पाकिस्तान को देखते हैं वहाँ की जो डीप स्टेट है उसके चश्मे से। ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम रहते हैं, हमारे जैसे ही लोग रहते हैं। हाँ, हम उन लोगों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं जो कि कभी हमारे साथ रहा करते थे। लेकिन आज के जहाँ पाकिस्तान है और ये जो पिछले 77-78 ईयर्स से जो हमारा उनसे राब्ता ना हो सका आवाम से, अगर आप जाके मिलें, एक आप ही मिसाल ले लें, सामने बैठे हैं भाई, आप पाकिस्तान से ही हैं, कोई दूसरे मुल्क से तो नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको देख के मुझे किसी भी किस्म से कोई खौफ आता है या फिर आप हमारे लिए कोई थ्रेट हो सकते हैं। बेशतर पाकिस्तानी अवाम, अगर आप उनकी बात करें जिनसे मैं मिला हूँ, हज़ारों की तादाद में, वो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मैं ज़िंदगी में अगर किसी एक पाकिस्तानी को कह सकूँ कि जो हिंदुस्तान से नफ़रत करता हो,
तो वो तो एक जायद हामिद नाम का एक कोई शख्स हो सकता है, उसके अलावा तो मैं किसी को नहीं जानता। सच्ची सर, आप बात है। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखें, उसके अंदर आपको बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे मिल जाएँगे कि जो ग़ज़वा हिंद चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लाल किले के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लहराए, जो चाहते हैं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ वो शादियाँ करें जब भारत के ऊपर कब्ज़ा हो। इस तरह के आपको सड़क के ऊपर हज़ारों लोग मिल जाएँगे कि जो ये ख्वाहिश अपने दिल में लिए फिरते हैं। तो ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये लोग बाय डिज़ाइन ऐसे जो है ना, ये हैं, ये बाय 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 डिफ़ॉल्ट नहीं हैं। इनको ऐसा बनाया गया है। रियासत की एक लंबी पॉलिसी थी, एक उनका जिहाद का एक पूरा मंसूबा था हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में लेके। उसके तहत आपने पूरी एक नस्लकुशी की है एक तरह से, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बने हैं सर। तो ये कोई जो है ना, ये सारे के सारे बाय बाय डिज़ाइन हैं। तो आप उन लोगों को छोड़ें, जिस इंसान ने ज़िंदगी में जो है तालीम ही मज़हब से आगे कोई ली ना हो, जिसने सारी ज़िंदगी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा हो, जिन लोगों ने सारे जो भी आपके नवाए वक़्त जंग जैसे अखबार पढ़ के और कोई अपनी राय कायम की हो, ऐसे लोगों को अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और तो फिर ये ज़्यादती होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे ख़्याल से चौधरी साहब आप जैसे लोग करते हैं, रोशन ख़्याल लोग हैं, आज़ाद ख़याली आपके अंदर है, और आपके जैसे न जाने और कितने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो मैं तो आज तक ऐसे पाकिस्तानी से नहीं मिला कि जो हिंदुस्तान से इतनी नफ़रत करता हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई शख्स हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाए, आप वहाँ जाके किसी को बताएँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग आपको अपनी पलकों पे बिठा लेते हैं। अपने जो है हथेली के छालों की जैसे कोई आप केयर करते हैं, उस तरह से आपका ख़्याल रखते हैं। तो मुझे तो नहीं मिले इस तरह के लोग, और सच्ची बात ये है कि आज के पाकिस्तान पे अगर आपने कोई राय बनानी हो, तो ये जो सोशल मीडिया पे और जिस किस्म की जो बातें होती हैं, ये तो इनमें से तो बहुत सारा कंटेंट जो होता है वो पेड होता है। लोग जानबूझ के इस तरह के बयानात जो है पैसे दे के भी लेते हैं ताकि कोई फायरवर्क्स देखने को मिलें, तो आपको दोनों किस्म के एक्सट्रीम ओपिनियंस भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि इस तरह के काम भी पाकिस्तानी जो है कुछ यूट्यूबर्स भी इस तरह का काम करते हैं। हरीमोहन सर, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आपने बात की थी अपने से पहले कि पाकिस्तान को आईएमएफ और वेस्ट डिक्टेट करता है। तो अगर आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और आईएमएफ के पास वो जाता है और आईएमएफ अपनी मर्जी के फैसले वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर करवाता है, तो फिर आपको तो ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का कुछ ख्याल रखें, जैसे कि आपने दीगर ममालिक का ख्याल रखा, आपने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका सबका ख्याल रखा। तो अगर आप पाकिस्तान का भी फाइनेंशियली थोड़ा ख्याल रख लेंगे, इसकी थोड़ी कुछ हेल्प कर देंगे, तो ये वैसे हमारी जान छूट जाएगी और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये एक हल नहीं है कोई ऐसा? आप सर म्यूट हैं। मैं आपके इसी सवाल पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर, क्योंकि असलियत में अरविंद भाई के जवाब जो जवाब हैं उन्हीं से आपके सवालों के जवाब निकलेंगे। आपने, जैसे अरविंद सर ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो लोग नहीं करते जो कि मतलब हम जिन्हें नफरत वाले देखते हैं। माफ कीजिएगा, किसी भी कंट्री की नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वही लोग करते हैं जो कि रूलर हैं, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। वो लोग नुमाइंदगी नहीं करते जो मुजफ्फर भाई की तरह हैं, आम गलियों के अंदर या आराम से रह रहे हैं। मुजफ्फर भाई, मैं और आप मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे जैसे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम मिले। हम तो मिल नहीं पा रहे हैं। हमारी कंट्री के जो लोग हैं पाकिस्तान के किन लोगों से मिलते हैं? हमारी कंट्री के कौन लोग पाकिस्तान के लोगों से मिल रहे हैं? वो है सियासतदान। तो जो नुमाइंदगी है वो सियासतदान कर रहे हैं। दूसरी बात, हम ओवर सिंप्लीफाइड कर देते हैं एक चीज को कि पड़ोस जो है वो पड़ोसी अगर मेरा कमजोर है, गरीब है। हालांकि मुजफ्फर जी ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं उसे अपने तरीके से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, असलियत में बिल्कुल बेनजीर भुट्टो ने भी कहा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि भाई हम अपने पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पाकिस्तान का मामला केस थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी हिंदुस्तान के नाम के पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकता, और हम भी पाकिस्तान के पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं,
सियासतदान हैं, असलियत में वो अपने पड़ोसी चेंज कर लेते हैं जब वो पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका या लंदन जाकर बैठते हैं और वहां से अपनी पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश करते हैं। वहां वो अमेरिका और ब्रिटेन के इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट जो भी काम है वो करवा रहे होते हैं। और यहां पर जानबूझकर देखिए, और तीसरी बात बाय डिजाइन की बात की कि कॉमन मासेस जो है वो बाय डिजाइन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कॉमन मासेस बाय डिजाइन है। तो सवाल यही है, वो डिजाइन बनाया किसने? रूलिंग क्लास ने। वो डिजाइन किस वजह से बनाया? ताकि उस रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स पूरे हो सके। उस रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान को एक स्लेव स्टेट बनाए रखना और अपने जितने ज्यादा हो सके उन एसेट्स को डेवलप करना, और लंदन, अमेरिका या यूएई या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर पिज्जा कॉर्नर, कौन से वो पापा जोन्स वगैरह के जो कॉर्नर्स हैं वो खरीद के एंजॉय करना। असलियत में पाकिस्तान को डिजाइन या पाकिस्तान को जो बना रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को जो गाइड कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। अब सवाल सर, इन लोगों को जब डिजाइन करके बनाया जाता है तो ये लोग कसाब की फॉर्म में इंडिया में आते हैं, ये लोग क्या नाम है कश्मीर के अंदर आते हैं। प्रॉब्लम तो यही है। और तीसरी, जब आप कह रहे हैं कि कुछ या कभी कभार होने वाले इंसिडेंट्स जिसे आप कहते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, देखिए सर, मेरा मानना ये है रोज तो कर नहीं सकते, और रोज करेंगे तो बवाल क्रिएट हो जाएगा। असलियत में डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी। जब गवर्नमेंट कमजोर होती है तो 2008 के अंदर जो हमला हुआ बॉम्बे के ऊपर सर, 166 लोग मारे गए, वो हुआ एक था पिछले 20-25 साल में। करने वाले भी पाकिस्तान में थे। सवाल मेरा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आम आदमी से है ही नहीं, मेरा तो सवाल उस गैंग से है जो कि पाकिस्तान में बैठ के मेरे बच्चों को मरवा रहा है। और मैं अगर उस मेरे दो बच्चे अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई गैंग मरवा रहा है तो पाकिस्तान के अंदर चाहे वो कोई भी दुखी भी है, मैं नहीं जानता, वो तो सोशल मीडिया की वजह से मुझे मुजफ्फर भाई मिल गए, हम बात कर पा रहे हैं। 70 साल से कौन बात कर पा रहा था? 70 साल से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई ना। प्रॉब्लम ये है। अब इसका नेक्स्ट लेवल अगर हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि साहब सोशल मीडिया के साथ साथ मतलब इसमें कभी कभार और इंटेंसिटी खतरनाक होती है सर यहाँ पर। और हम इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और एक चीज और कि सर, जैसे होता ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, मिस एडवेंचर्स इन कश्मीर में, इसमें थोड़ा सा जवाब ये दूंगा कि सर कश्मीर इशू ही जानबूझकर क्रिएट किया गया था। किसने? ब्रिटेन ने, ताकि एक पावर, क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंट्री है पाकिस्तान, और शुरू से इसको बनाया ही इस तरीके से गया है ताकि इंडिया, रशिया, चाइना, यूएसएसआर और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान जैसी जो पुरानी पावर्स है उनको बैलेंस किया जा सके। समझ ही नहीं पा रहा। अब स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का मतलब वो जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक क्लास थी, वो जो काम करेगी, मतलब वो जो काम वो जो है उसी के जो लीनिएज है वो आज के दिन इंडिया के अगेंस्ट। जब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो ये लोग स्ट्रांग होंगे, पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि जब पाकिस्तान के पास वेस्ट से पैसा आया था तब भी पाकिस्तान में भुखमरी गरीबी थी, बस वो दिखाई नहीं दे रही थी। अब थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि वो पैसा आना बंद हो गया है, लेकिन रूलिंग क्लास तो अभी भी उतनी अमीर है। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये, मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तान अगर सॉलिड हो भी जाएगा तो इंडिया के फेवर में तो कभी आ नहीं सकता। जी सर। जी, मैं इनका थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। ये बात तो मेरे ख्याल से हरि मोहन जी ने पहले ही कह दी थी कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की जमहूरियत है और वहाँ की जो एक्चुअल रूलिंग क्लास जो है वो किस तरह से इक़्तिदार में आती है। अगर इन्होंने कहा कि अगरचे आवाम को सही मायनों में डेमोक्रेसी वहाँ पे होगी तो फिर एक ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप उठ के आएगी जो कि मुल्क के फिर अपने जो भी मामलात है चला सकती है। लेकिन वहाँ पे हुकूमतों को बार बार जो है इंस्टॉल किया जाता है। इनका इशारा जो था वो फौज की तरफ था मेरे ख्याल से। तो मेरे नहीं ख्याल कि इनकी बातों से कोई भी किसी भी किस्म का इख्तिलाफ इंसान कर सकता है। माफ करें, मैं हरि मोहन साहब को देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। जी वो है भी या नहीं मुझे पता जी, नहीं वो हैं जरा साइड पे अच्छा, गए वो होंगे। है। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात पे तो मैं पहले ही इनसे मेरा जो है मैं इनसे हर 100% मुत्तफ़िक हूँ कि भाई पाकिस्तान में एक जेन्युइन लीडरशिप को कभी पनपने ही नहीं दिया गया।
तो फिर जब आप के यहाँ पे लीडरशिप ही उस तरह की नहीं आई, एक इंस्टॉल्ड किस्म की गवर्नमेंट्स आई हैं एक के बाद एक, तो फिर आप जो है अवाम को कैसे आप जो है इल्ज़ाम दे सकते हैं। फिर रहा सवाल ये कि हिंदुस्तान के अंदर बैठ के और हम लोग जब तनकीद करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो ले दे के हमारे पास यही चंद मिसालें होती हैं, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा, और फ़ौज को ले दे के टारगेट करते हैं इनडायरेक्टली हम। इसमें तो खैर ये अगर कोई क्रिटिसिज्म बनती भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तरफ से पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके पास भी वो तमाम रिपोर्ट्स जो जितने भी आलमी इदारे हैं पब्लिश करते हैं, उन तक रसाई है। तो वो अच्छे से फैसला कर सकते हैं कि कहाँ पे मुल्क में कोई कमी रह गई है, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। ठीक है? ये हम लोग जब पॉइंट आउट करते हैं, एक ही तो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो कि अच्छी तरह से काम कर रहा है, वो है उनकी फ़ौज। हम ले दे के हमारे पास और कोई आर्गुमेंट रहती नहीं है, हम जी फ़ौज को रगड़ा लगाना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो एक फ़ैशन बन गया है, मैं जानता हूँ, मैं प्लेटफ़ॉर्म्स का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे जितने भी एक्स मिलिट्री मैन से लेके और सारे ले दे के उनकी ज़िंदगी का मकसद यही हो गया है कि यार इस फ़ौज को ना कैसे हम डिमोरलाइज़ करें, इनके ऊपर कैसे कोई तनकीद करें। एक सच ये भी है कि ये जो फ़ौज है, इसी की वजह से ये मुल्क कायम-ओ-तायम है। हुक्मरानों के हाथ में जब ये मुल्क दिया गया था, कभी किसी ज़माने के अंदर, तो उन्होंने इस मुल्क का क्या हशर किया, वो हम सब ने देख लिया। अपने-अपने जो भी उनके छोटे-छोटे उनके इंटरेस्ट थे, उनको सर्व करने के लिए वो मुल्क को कहाँ लेकर चले गए। फिर रहा सवाल ये कि पाकिस्तान की फ़ौज से, मैं सीधा-सीधा फ़ौज कहता हूँ, डीप स्टेट और जी। यहाँ-वहाँ घुमा-फिरा के बात नहीं करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट वो कहते है हैं। फ़ौज पे ही, हमारा क्रिटिसिज़्म जो है फ़ौज को लेकर ही होता है भाई, जो बात है वो है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से पिछले 5-6 हज़ार सालों में ये फ़ौज जब से आई है, तब से थोड़ा-सा हमें सुकून मिला है। वरना अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो उन्होंने तुन के रख दिया था हमें, ठीक है? 5000 सालों के अंदर एक के बाद एक जो है हमलावर वहाँ से आए, ठीक है? खैबर के रास्ते होते-होते और फिर पंजाब के रास्ते उन्होंने क्या तबाही फेरी हिंदुस्तान में, शायद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि जो इस तारीख के बारे में नहीं जानता हो। खाया पिया लायदा बाकी अहमद शायदा, ठीक है? इसी तरह के मुहावरे होते थे हमारे यहाँ पे। जी। ये भला हो कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की फ़ौज है, जो एक से एक उस तरफ जो मखलूक बैठी है, इनके जो खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तून अफ़गानिस्तान और इनका जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, उसके जी। पार अगर आप देखें तो उस डूरेंट लाइन के पार जो मखलूक लेकिन बैठी है, लेकिन उनको उनके तो बचा के ताल्लुकात रखा बड़े हुआ है। बेहतर हैं आपके साथ। उनके ताल्लुकात तो बड़े बेहतर हैं वो आपके साथ। उनके ताल्लुकात पे चले, वो एक अलग बहस है। मैं ये हुँ, कह रहा हूँ कि थी तो ये एक इंडियन इंडियन आर्मी ही ना, जिसका जो मुल्क के साथ में जब तक़सीम हुई तो पाकिस्तानी आर्मी बन गई उसके साथ-साथ। जी। तो इनकी ट्रेनिंग जो है, वो सारी की सारी हमारी फ़ौज जैसी तरबियत मिलती है, वही माइंडसेट है कहीं न कहीं पे। हाँ, अब कुछ थोड़ा-सा चेंज हो गया है, मैं बात कर रहा हूँ जब से जी, मुल्क बना है तब से। और जी। इंस्टीट्यूशन की जो कैपेबिलिटी होती है, जो थिंकिंग होती है, उसमें चेंज आते-आते बड़ा वक़्त लगता है। तो इस फ़ौज को अगर थोड़ा बहुत एक अलग रास्ते पर लेके गए, तो ज़िया उल हक साहब लेकर गए। वरना हुँ, रहा सवाल ये इस फ़ौज का, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इतना भी क्रिटिसिज़्म नहीं करना चाहिए। भाई अगर ये फ़ौज है तो पाकिस्तान है। अगर ये फ़ौज नहीं होती है, तो पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ के हुँ, हुक्मरानों के अंदर वो काबिलियत मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देती कि जो पाकिस्तान को मुस्तहक रख सकें। हुँ? हुँ। जी, उसको कायम-ओ-तायम रख सकें। तो ठीक है, क्रिटिसिज़्म करें और इनकी बात कि जी इस फ़ौज ने हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कराई, बिल्कुल कराई जी। वो ज़माना कि जब पाकिस्तान को बनाया गया था, उसके पीछे क्या जो है डिज़ाइन्स थे कि ना ही तो उस वक़्त का सोवियत यूनियन आज इतनी बड़ी कोई सुपर पावर है। रेड आर्मी के एडवांसमेंट्स को रोकने के लिए ही तो पाकिस्तान बनाया गया था। अब जानते हैं अच्छे से सारी, वो हरिमोहन साहब जो हैं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, मैं इनकी बात से 100% जो है सहमत हूँ, ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन तब से लेकर अब तक जियोपॉलिटिकल हालात बहुत हद तक चेंज हो गए हैं। हुँ, अब पाकिस्तान को भी पता है कि वो दिन लद गए कि जब आपको एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे वेस्ट इस्तेमाल करता था।
अपने जो भी उनके यहाँ पे इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट थे उनको सर्व करने के लिए आपको पेट्रो डॉलर से लेके और अमेरिकी डॉलर सब आते थे। अब वो दौर चला गया है। अब आपको अपनी मेहनत की कमाई जो है वो करनी पड़ेगी और आवाम का पेट उसी से भरना पड़ेगा। तो ठीक है, वो आज आईएमएफ के पास गए हैं। आईएमएफ अमेरिकन टैक्स पेयर्स रन करते हैं, वही अमेरिकन जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम हैं इन दिनों। हम समझते हैं कि हमारा तो एक नेचुरल अलायंस है, जो कि मोदी साहब ने वहां जाके बात की थी आज से कुछ साल पहले। हम तो नेचुरल पार्टनर्स हैं, तो हमें तो खौफजदा होना ही नहीं चाहिए। वो दिन लद गए जब हिंदुस्तान के साथ में कोई नहीं खड़ा होता था, पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती थी तो आंख बंद कर ली जाती थी। अब दुनिया जो है 9/11 के बाद में बहुत बदल गई है। अब वो एपेटाइट नहीं रहा उस किस्म का जो पहले होता था। अब लोग देखें, पाकिस्तान के ऊपर जितना भी क्रिटिसिज्म किया जाए इनके पास्ट को लेके, वो हमें ही करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठेंगी और उठ रही हैं, बड़े अरसे दराज से उठ रही हैं। लोग अब खुद कहते हैं कि ये हमने क्या किया, किसी का जिहाद, किसी का लेना, किसी का देना, हमने अपने बच्चों के हाथ में बंदूकें क्यों हमने थमाई। ये जो है मुजफ्फर साहब जैसे लोग बता देंगे। आज आप मुजफ्फर साहब जैसे लोगों के पास जाएं और कहें चंद पैसे लो भाई, तुम्हें कश्मीर जिहाद पे भेजते हैं, तो शायद आपको पूरे गांव के गांव में से एक बंदा नहीं मिलेगा। ये तो मैं अपना इंसान को वही बात करनी चाहिए जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी हो, महसूस की हो। सुनी सुनाई बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज आज कोई नहीं मिलेगा कोई जिहाद पे जाने के लिए। हम लोगों को भी थोड़ी सी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है भाई पाकिस्तान के अंदर कि कोई बच्चा जो है वो जैसे ही पैदा होती है वो है तो माँ जो कहती है बेटा थोड़ा सा बड़े हो जाओ उसके बाद तुम्हें जिहाद पे चले जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की माएं अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती हैं जो हमारी माएं हमारे लिए देखती हैं। वो भी चाहती हैं बच्चे पढ़ लिख के कोई अच्छी तालीम याफ्ता हो, उनको कोई अच्छे कारोबार हो, उनकी शादियां हो, घर बसे। ठीक है, तो वो ठीक है, वो एक माहौल था किसी जमाने में, अब वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो हमें इतना भी नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। और मेरी जो बात जो मैंने पहले कही हरिमोहन साहब से कि ठीक है, कश्मीर में जो हुआ सो हुआ। एक एजेंसीज के दरमियान एक गेम है जो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इस पूरे रीजन के अंदर चल रहा है। हमारी तरफ यहाँ पे अगर अटैक होते हैं तो पाकिस्तान में जाके अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि जी इंडिया बहुत कुछ करवाता है वहां पे। वो उनका इल्जाम ये है। अब कौन करवाता है कौन नहीं करवाता वो तो खैर ऊपर वाला बेहतर जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मगर अगर थोड़ा सा रैशनल माइंड के साथ सोचें, लॉजिक का इस्तेमाल करें, तो जो सारे इंडियंस हैं मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, मेरे अपने हमवतन हैं उनसे कि भाई पाकिस्तान हमसे छोटा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, और वो बार बार आके और कश्मीर में जो है दहशतगर्दी कर रहा है। हम बड़े चौधरी हैं, हमारे पास पैसा है, हम जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और देते भी हैं। ऐसा बड़ा चौधरी जो होता है वो कभी छितर नहीं खाता। ये बात हमारे लोगों को पता होनी चाहिए। वो भी जवाब देता है। हाँ, यही है कि आज तक जितनी वॉर्स हुए हैं हमने अपनी टेरिटरी के अंदर फाइट किए हैं। कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, तो अब आज के हिंदुस्तान में जो नई सोच पैदा हुई है कि वो ये है कि विल टेक दी बैटल टू द एनिमीज टेरिटरी। वो ये समझते हैं कि अगली जंग जो है वो हर बार हमारी सरजमीन पे नहीं लड़ी जाएगी, अब हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि आपके इलाके में आके और वहां जंग लड़ेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान भी इस बात को समझता है। आपको याद हो इमरान खान ने क्या कहा था जब 5 अगस्त का वाकया हुआ, तो उसने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, हम जो है कश्मीर के लिए क्या पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दें। यही बात कही थी ना इमरान खान ने। उससे पहले जो है आप 65 की जंग के बाद देख लें, तब से लेकर अब तक वो एक सोच तो है ना। तभी तो ठीक है, वो जमाने गए सर, वो जमाने गए। आज हम लोग नई नस्ल हैं, नए लोग हैं, हमें कोई नई बात करनी होगी। हम कब तक माजी में अटके रहेंगे? नए रेफरेंस पॉइंट्स बनाएं। कश्मीर का मसला हल हो गया है, कोई थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई थी तो 5 अगस्त 2019 के भारत के इकदाम ने उसको बिल्कुल उसको साफ कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे से लोगों को पता है, जो लोग इक्तदार में हैं वो जानते हैं कि कश्मीर का मसले का कोई हल नहीं है। वो ठीक है, उनकी एक पॉलिसी है 70-75 साल की, गाए बगाहे उसका इजहार आलमी प्लेटफॉर्म्स पे करते रहते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई दूसरा कोई मिस एडवेंचर करें, कोई बॉर्डर क्रॉस करके, फिर तो हम कोई बात करें।
मेरे ख्याल से अभी जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों के साथ में, वो एक बहुत ही अच्छा एक जेस्चर है उनकी तरफ से, जिसको रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है हमारी तरफ। कोई अगर नफरत करता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है भाई। आप अपने बच्चों के अंदर नफरत का जहर ना घोलें, वरना आपका हशर भी वही होगा जो कोई 50 साल पहले जिया उल हक जो है पाकिस्तानियों का करके गया है। जी हरिमोहन सर, अरविंद सहारन सर ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सवालिया निशान आपके लिए छोड़े हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं कि जी लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है, लोग जो हैं वो अब वैसे नहीं है जैसे आप उनको देख रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में जो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से तालिबान के साथ और बाकी लोगों के साथ लड़ रही है, तो उसका मकसद या जो चीजें वो देख रहे हैं कि वो उसका फायदा कहीं ना कहीं से भारत को भी पहुंच रहा है। और आप लोगों को थोड़ा सा अपने देखने के नजरिए के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, तो क्या कहेंगे सर इस पे आप? जितना मुझे समझ में आया उसमें सर ने आर्मी, कश्मीर, कॉमन मासेस, नई पीढ़ी, गवर्नमेंट, इन सबको जिक्र करते हुए इंडिया को एक नसीहत दे डाली कि जो नफरत पाकिस्तान ने फैलाई वो इंडिया वाले ना फैलाएं। सर देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉमन मासेस का एक एग्जांपल कि कॉमन मास में पाकिस्तान की कोई माँ अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाती कि भाई तूने ये करना है वो करना है, वो भी चाहती है उसका बच्चा महान बने। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। जब फ्रांस के अंदर सैमुअल पैटी की डेथ हुई थी, उसी टाइम पर पाकिस्तान के भी 2-3 लड़के, एक लड़का पकड़ा गया जिसने चाकू लेकर 2 लोगों की गर्दनें काट दी थी फ्रांस के अंदर। पाकिस्तान के उस लड़के की माँ और बाप दोनों का कहना था हमारा बेटा जिहाद करने गया था, हमें बड़ा फख्र है कि उसने जिहाद किया और अब उसे जन्नत नसीब हुई। सर देखिए, जिहाद, मेरा ऐसा मानना है, हर आदमी किसी ना किसी तरीके का जिहाद अगर कर रहा है तो सारे गर्दन काटना शुरू कर देंगे ऐसा तो पॉसिबल है भी नहीं, और फ्रांस में जाके काटेंगे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तब आती है जब एक आदमी ने कोई ऐसा इंसिडेंट किया, उसके साथ कम्युनिटी का कितना सेक्शन खड़ा है, दूसरा उस कम्युनिटी का कितना सेक्शन बिल्कुल चुप है, और तीसरा उस कम्युनिटी के कितने % सेक्शन ने ओपनली उसे क्रिटिसाइज करके कहा कि ये गलत है। माफ कीजिएगा, यहां पर मुझे सपोर्ट करने के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पर लोग खड़े हुए नजर आए। वो इंडिया में भी नजर आते हैं, चाहे याकूब मेमन का जनाजा हो जाए, चाहे बुरहान वानी का जनाजा हो जाए, चाहे किसी में भी। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ तो कोई खड़ा नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, सर चुप रहने वाले कितने हैं, इस चीज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं। कल का ही इंसिडेंट है, ईरान के अंदर एक लड़की जो है वो इन प्रोटेस्ट के अंदर कपड़े उतार के खड़ी हो जाती है, कहती है लो भाई मैं जिंदगी से परेशान हो गई, जो भी बहुत दुनिया के अंदर इस चीज के अंदर तूफान मचा हुआ है। सर उसके मामले में मुझे याद नहीं है इंडिया से कोई सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम आकर खड़ा होकर ये कह रहा हो कि हाँ जो उस लड़की ने किया वो भले ही कुछ भी था, लेकिन औरतों की प्रॉब्लम्स यहां पर है। वो एक माइंडसेट दिखाता है। सर साइलेंट एक्सेप्टेंस भी साइलेंट सपोर्ट की कैटेगरी में काउंट होते हुए देर में लगा था। अगर लड़की हिंदू होती तो, अगर लड़की सर लड़की हिंदू हो, सर कितनी ऐसी हिंदू लड़कियां घूमती हैं, क्या सर तन से जुदा का नारा या मोरन पुलिसिंग का कहीं आपको एग्जांपल नजर आता है? कितनी हिंदू लड़कियां जो घूमती हैं सर, आप ये देख लीजिएगा। हमारे यहाँ शॉर्ट्स वगैरह के अंदर अगर हम देख लेंगे तो नॉर्मल है। वो सर वो के शॉर्ट्स में अंदर नहीं यहाँ थी, पर कोई हमारे कोई ना तो ब्राह्मण ना मौलाना पंडित कोई भी उसकी गर्दन काटने, सर तन से जुदा करने, उसको जिंदा जलाने का फतवा जारी नहीं करता हुआ नजर आ रहा। और सर एक छोटा सा सवाल ले लें प्लीज। अगर एक सेकंड थोड़ा सा सर, उसको अगर यहां पर क्रिटिसाइज करने के लिए कोई खड़ा होगा तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा नंबर उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। पिंक पैंटी ग्रुप आपको याद होगा, जिसके अंदर किसी एक धर्म गुरु ने कुछ कहा था और पिंक पैंटी उस धर्म गुरु को फोटो भेजने के लिए कैंपेन चालू हुआ था। करोड़ों नंबर में
करोड़ों की संख्या में पिंक पैंटी लेडीज ने अपनी पैंटियों की फोटो उसको भेजना शुरू कर दिया। क्या कर दिया सर, ये हमारी सोसाइटी का ही, सोसाइटी तो खड़ी हुई ना, यहाँ कौन सवाल खड़ा? चले इसी में, आपने कहा कि इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अंदर कोई एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में नहीं खड़ा होता, याकूब मेमन से लेके बुरहान वानी के साथ खड़े पाते हैं ज्यादातर। आपका इशारा क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ है? सर मैं बिल्कुल उन्हीं की तरफ है, वहां पर तो आप ये कह पाकिस्तान से रहे लेकर, हैं कि इंडिया से लेकर आप ये बांग्लादेश कह तक। रहे हैं कि 25-30 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान के, वो उनमें से ज्यादातर जो हैं वो अभी हम याकूब पाकिस्तान, मेमन और एक काम बुरहान करिए ना वानी मुजफ्फर के जी, हिमायती इसके हैं। ऊपर भी बात कर लेंगे अरविंद भाई से तरीके से, नहीं, मैं सिर्फ ये उसके पूछ ऊपर रहा भी हूं बात सर, करेंगे। और जिस रेडिकलिज्म के अंदर बात आप तो मुझे सुने। समझा रहे थे, मैं उसी के ऊपर डिस्कस कर लूंगा। 2 मिनट, अभी फिलहाल मुझे पाकिस्तान वाली बात के ऊपर जवाब देने दीजिए, वरना वो वाला टॉपिक रह जाएगा।